Hello everybody, welcome to iExamB. I am प्रतीक तलदार, your accounts faculty at iExamB. इस वीडियो में हम बात करेंगे EMRS अकाउंटेंट के एग्जाम एनालिसिस और कोर्स कवरेज के बारे में। तो प्रोफेशनल नॉलेज के 40 क्वेश्चंस में से सबसे ज़्यादा ऑलमोस्ट 70% क्वेश्चंस आपके अकाउंटिंग से पूछे गए हैं और बाकी सारे सब्जेक्ट से सिर्फ 5 से 7% के क्वेश्चंस आए हैं। तो अप्रॉक्सीमेटली 28 क्वेश्चंस 40 में से आपके अकाउंट से पूछे गए हैं। बाकी सारे सब्जेक्ट्स जैसे कि ऑडिट, डायरेक्ट टैक्स, यहाँ पे हम 5% देख सकते हैं। FM एक रेशियो एनालिसिस का भी क्वेश्चन पूछा गया है। GEM से, GST और जनरल फाइनेंशियल रूल से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिनका वेटेज सिर्फ 5 से 8% का रहा है। मेजरली क्वेश्चंस अकाउंट से आए हैं। सिलेबस में अगर हम देखें तो बजटिंग के अंदर से कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं आया है एग्जामिनेशन में, बाकी सब में से कुछ ना कुछ पूछे गए हैं क्वेश्चंस। एग्जाम डिफ़िकल्टी लेवल की अगर हम बात करें तो देखो, कोई भी पेपर बहुत ही इजी या बहुत ही डिफ़िकल्ट नहीं होता है, एक बैलेंस मेंटेन किया जाता है। इस एग्ज़ाम के अंदर भी वो बैलेंस मेंटेन था। 50% क्वेश्चंस आपके नॉर्मल थे, इजी थे, 30% मीडियम डिफ़िकल्टी लेवल के थे और 20% क्वेश्चंस आपके डिफ़िकल्ट थे, जिन्हें आपको करने में बिल्कुल टाइम लगा होगा। कुछ लोगों को डिफ़िकल्टी भी आई होगी। तो चलिए एक एक करके हम क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन था, एवरी सप्लायर शैल बी लायबल टू बी रजिस्टर्ड अंडर द CGST एक्ट इन द स्टेट और यूनियन टेरिटरी अदर देन स्पेशल कैटेगरी स्टेट। तो ये नॉर्मल स्टेट्स की बात कर रहा है, स्पेशल कैटेगरी की नहीं कर रहा है। फ्रॉम वेयर ही मेक्स द टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ इफ हिज एग्रीगेट टर्नओवर इन द फाइनेंशियल ईयर एक्सीड्स। तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन की बात हो रही है, वो भी अदर स्टेट्स की। तो एक सप्लायर कब लायबल होगा रजिस्ट्रेशन के लिए? अगर वो गुड्स और सर्विसेज दोनों की सप्लाई दे रहा है तो इसका करेक्ट आंसर होगा सेकंड ऑप्शन, 20 लाख रुपीस। तो जो 16 दिसंबर को आपकी रिवीजन क्लास हुई थी उसके अंदर हमने डिस्कस किया था ये वाला, स्टार्टिंग में GST पढ़ते टाइम, कि 20 लाख की लिमिट रहती है अदर स्टेट्स की, अगर आप गुड्स और सर्विसेज दोनों का सप्लाई कर रहे हो तो। आई होप आप इस क्वेश्चन को इजीली अटेम्प्ट कर पाए होंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। गुड्स कॉस्टिंग ₹60,000 सोल्ड टू मनीष एट अ प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन सेल्स। तो जो गुड्स हैं हमारे पास, उनकी कॉस्ट है 60,000, हमने उनको सेल कर दिया है मनीष को एट 25% प्रॉफिट ऑन सेल। तो जो क्वेश्चन में प्रॉफिट मार्जिन गिवन है वो दे रखा है 25% ऑन सेल, और कुछ ट्रेड डिस्काउंट भी दिया गया है, उसको हम बाद में देखेंगे। पहले हम सेल का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो जब भी आपको परसेंटेज किसी स्पेसिफिक वैल्यू पे दे रखा होता है तो आप उसको 100 मान सकते हैं। इस केस में आपकी सेल्स हो जाएगी 100 रुपीज़। इस केस में अगर आपकी सेल्स 100 है तो आपका प्रॉफिट हो जाएगा 25 और आपकी कॉस्ट हो जाएगी 75। कॉस्ट आपको डायरेक्टली क्वेश्चन में गिवन है 60,000 रुपीज़। तो अगर 60,000 रुपीज़ 75 के बराबर है तो 100 के बराबर मतलब हमारी सेल्स कितनी हो जाएगी? तो सेल्स हमारी यहाँ पे आ जाती है 80,000 रुपीज़। अब आपको ट्रेड डिस्काउंट भी दिया गया है यहाँ पे 5% का। हमको क्या निकालना है? कैलकुलेट द अमाउंट टू बी शोन इन सेल्स अकाउंट। तो एग्जाम में काफ़ी सारे क्वेश्चन, लीडिंग क्वेश्चंस पूछे गए हैं, रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि ट्रेड डिस्काउंट कभी भी बुक्स के अंदर रिकॉर्ड नहीं होता है। तो सेल्स अकाउंट में जो भी अमाउंट जाएगा वो ट्रेड डिस्काउंट को काटने के बाद जाएगा। तो यह आपकी सेल्स अमाउंट है, यहाँ पे हम ट्रेड डिस्काउंट को लेस कर देते हैं जो कि है 5%। ट्रेड डिस्काउंट काटने के बाद आ जाता है 76,000। तो ये आपका जाएगा सेल्स अकाउंट में। जर्नल एंट्री की अगर हम बात कर लेते हैं तो इसकी एंट्री होगी मनीष अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 76,000 से, और यही हमसे पूछा गया है कि सेल्स अकाउंट में कितना जाएगा, 76,000 जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कि कौन सा पेयर गलत मैच किया गया है, विच पेयर इज रॉन्गली मैच्ड। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ फाइनल अकाउंट्स को मैच किया गया है जो कि बिल्कुल सही है। ट्रेडिंग P&L के साथ में इनकम स्टेटमेंट को मैच किया गया है जो कि बिल्कुल सही है। ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस हमारा इनकम स्टेटमेंट ही होता है, कितना हमने पैसा कमाया, कितना हमारा लॉस हुआ वो हमको दिखाता है। बैलेंस शीट हमारी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन होती है, ये भी बिल्कुल सही है। और फंड फ्लो स्टेटमेंट के साथ में कैश फ्लो स्टेटमेंट को मैच कर दिया है जो कि बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पे आपका फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये गलत पेयर मैच किया गया है। फंड फ्लो स्टेटमेंट सारे फंड्स को कंसिडर करता है और कैश फ्लो स्टेटमेंट सिर्फ कैश फ्लो को कंसिडर करता है। हमने ये सब रिवीजन क्लास में भी देखा था कि जो आपका ट्रेडिंग P&L अकाउंट होता है वो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बताता है, बैलेंस शीट आपकी फाइनेंशियल पोजीशन बताती है। आई होप आप ये वाला क्वेश्चन अच्छे से अटेम्प्ट कर पाए हो। फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज नॉमिनल अकाउंट। तो नॉमिनल अकाउंट वो सारे अकाउंट होते हैं जो इनकम और एक्सपेंस से रिलेटेड होते हैं। कॉपीराइट, गुडविल, ट्रेडमार्क, ये सारे के सारे असेट अकाउंट्स हैं। रेंट की अगर हम बात करें तो वो एक एक्सपेंस अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है, तो इसका सही आंसर रेंट होता है। ये कॉन्सेप्ट भी हमने रिवीजन क्लास में डिस्कस किया है और लकीली मैंने आपको जो एग्जाम्पल दिया था नॉमिनल अकाउंट का
वो रेंट ही दिया था। वहाँ पे हमने ये भी डिस्कस किया था कि अगर रेंट के आगे आउटस्टैंडिंग रेंट लिख दें तो वो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट हो जाता है, क्योंकि अब वो आपके लैंडलॉर्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, पर रेंट अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है द पोर्शन ऑफ अनकॉल्ड कैपिटल विच कैन बी कॉल्ड ओनली एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हुए आपको बिल्कुल डिफिकल्टी आई होगी। इसका सही आंसर है रिजर्व कैपिटल। रिजर्व कैपिटल एक वो कैपिटल होती है जो हम सिर्फ तभी कॉल करते हैं जब वाइंडिंग अप का टाइम आ चुका होता है कंपनी का। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो एक पार्टनरशिप अकाउंट से क्वेश्चन है। यहाँ पे दो पार्टनर्स हैं अनिल और बलदेव, जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दे रखा है 3:2 और इनका कैपिटल कंट्रीब्यूशन भी दे रखा है 60,000 और 30,000। उसके बाद क्वेश्चन में दे रखा है बिफोर एडजस्टमेंट, जो इनका कैपिटल कंट्रीब्यूशन है वो बिफोर एडजस्टमेंट ऑफ रीवैल्यूएशन लॉस ऑफ 14,000, ये एक लॉस है, और जनरल रिजर्व ऑफ 24,000 दिया हुआ है। और ये एक नया पार्टनर लेके आ रहे हैं मिस्टर चंद्रमानी को, जो कि 1/5 शेयर ले लेंगे। तो जब भी कोई नया पार्टनर आ रहा होता है, जो पुराने प्रॉफिट और लॉस चल रहे होते हैं वो पुराने पार्टनर्स अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिवाइड कर लेते हैं। तो यहाँ पे 14,000 का लॉस चल रहा है और 24,000 का जनरल रिजर्व चल रहा है, इनको हम नेट ऑफ कर लेते हैं। 10,000 का नेट हमारा जनरल रिजर्व चल रहा है। इसको पुराने पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, जो कि है 3:2। तो मिस्टर ए के पास आ जाएगा 10,000 इंटू 3/5 विच इज 6,000, और रिमेनिंग जो है वो मिस्टर बी के पास आ जाएगा 4,000। ये अमाउंट हम इनकी कैपिटल में ऐड कर देंगे। अब इनकी नई कैपिटल हो जाती है 66,000 ए की और 34,000 बी की। फिर क्वेश्चन में कहा गया है कि मिस्टर चंद्र रमानी जो है वो 1/5 शेयर के लिए आ रहे हैं प्रॉफिट के। तो कहने का मतलब अगर टोटल प्रॉफिट 1 होता है बिजनेस का, तो इसके अंदर से 1/5 जो है वो न्यू पार्टनर ही लेके चले जाएंगे, मतलब रिमेनिंग सिर्फ 4/5 बचेगा, जो कि ए और बी का होगा। तो ऑब्वियसली अगर नया पार्टनर आ रहा है तो नई कैपिटल लेके आएगा, अपनी प्रोपोर्शनेट शेयर लेके आएगा। तो मिस्टर चंद्रमानी जो है वो प्रोपोर्शनेट कैपिटल लेके आएंगे। हमें वही कैपिटल का अमाउंट निकालना है कि मिस्टर चंद्रमानी कितनी कैपिटल लेके आए जो प्रोपोर्शनेट उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के हिसाब से हो। यहाँ पे आप न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो भी कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं, पर उससे भी बेटर अप्रोच ये है कि आप देख लो कि अभी एग्जिस्टिंग कैपिटल कितना है ए और बी का। तो 66,000 और 34,000 को अगर हम प्लस कर दें तो वो आ जाता है 1 लाख रुपीज़, और इन दोनों का शेयर है 4/5। तो अगर 4/5 शेयर के लिए 1 लाख रुपए की कैपिटल लगा रखी है दोनों ने, तो टोटल कैपिटल कितनी होगी वो हम देख लेते हैं। टोटल कैपिटल यहाँ पे होनी चाहिए 1 लाख इंटू 5/4, हम इसको रिवर्स कर लेते हैं तो ये आ जाती है 1,25,000। तो कहने का मतलब 1 लाख रुपए तो ए और बी ने प्रोपोर्शनेटली लगा रखी है, एक्सेस जो 25,000 आ रही है वो आपको नए पार्टनर से लेनी होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका 4th ऑप्शन 25,000 रुपीज़। ये क्वेश्चन करने में डेफिनेटली आप लोगों को डिफिकल्टी आई होगी, क्योंकि पार्टनरशिप एक बहुत ही बड़ा टॉपिक होता है और ये अनएक्सपेक्टेड भी था इस एग्जाम के लिए। पार्टनरशिप अगर हम कवर करने जाते हैं तो वहाँ पे एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, डेथ ऑफ पार्टनर, उसके अंदर भी मल्टीपल केसेस बनते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालने के लिए, जो कि एक नंबर के लिए पढ़ना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है। तो ये क्वेश्चन में डेफिनेटली बहुत लोगों को डिफिकल्टी आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अकाउंटिंग इक्वेशन। तो पहले बात कर लेते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है। तो ड्यूअल एस्पेक्ट के हिसाब से असेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन होती है। यहाँ पर अगर हम एट अ ग्लैंस भी देखें तो दे रखा है लायबिलिटी इज इक्वल टू असेट माइनस कैपिटल, मतलब इसी इक्वेशन को अलग तरह से फॉर्मुलेट कर करके दिया गया है। अगली है असेट इज इक्वल टू लायबिलिटी माइनस कैपिटल। ये वाली इक्वेशन देख के ही हमको समझ में आ जाता है कि यही इक्वेशन गलत दे रखी है। असेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल होता है, यहाँ पे माइनस कैपिटल दे रखा है, तो आप इसको आराम से कर सकते थे। ये भी हमने रिवीजन क्लास में डिस्कस किया था ड्यूअल एस्पेक्ट पढ़ते टाइम की असेट लायबिलिटी प्लस कैपिटल होता है, वहाँ पे आपको ये कॉन्सेप्ट समझाया गया था। उसके बाद बात आती है जर्नल एंट्री इज नॉट मेड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। ये वापस रिलेटेड क्वेश्चन था जो कि हमने अभी थोड़ी देर पहले ट्रेड डिस्काउंट से रिलेटेड एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखा था। तो ट्रेड डिस्काउंट एक ऐसा डिस्काउंट होता है जो बुक्स में नहीं रिकॉर्ड किया जाता है, इसकी कोई जर्नल एंट्री नहीं होती है। बाकी सबकी रिबेट, कमीशन और कैश डिस्काउंट की जर्नल एंट्री बुक्स में होती है।
लाइव क्लासेस में पढ़ते टाइम भी हमने ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट का डिस्कशन किया है और रिवीजन क्लासेस के अंदर भी हमने इसका कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट का डिस्कशन किया हुआ है। आई होप ये वाला क्वेश्चन आप इजीली आंसर कर पाए हो। नेक्स्ट, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, वापस से एक क्वेश्चन पार्टनरशिप से देखने को मिलेगा। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड पार्टनर्स आर इंटाइटल्ड टू, जब पार्टनरशिप डीड ही नहीं है तो पार्टनर्स को सिर्फ इंटरेस्ट ऑन देयर लोन और एडवांसेस मिलता है 6% की रेट से। फोर्थ वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं मिलता है पार्टनर्स को जब पार्टनरशिप डीडी आपकी साइलेंट है। ये क्वेश्चन हमने रिवीजन क्लास में भी डिस्कस किया है, हालांकि इससे पहले जो पार्टनरशिप का क्वेश्चन अभी हमने डिस्कस किया था वो कवर्ड नहीं था, पर ये वाला क्वेश्चन रिवीजन क्लास में कवर्ड था। यहाँ पे हमने बात करी थी कि जब पार्टनरशिप की डीड ही नहीं होती है तो क्या क्या चीज़ें अलाउ होती है, तो हमने देखा था यहाँ पे सिर्फ आपको इंटरेस्ट मिलता है 6% की रेट से, और जो प्रॉफिट और लॉस होते हैं वो आपको इक्वली डिवाइड करने पड़ते हैं, कैपिटल रेशो के अंदर नहीं डिवाइड करने पड़ते हैं। कोई भी सैलरी अलाउड नहीं होती है, कोई भी कमीशन अलाउड नहीं होती है। आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आप इजीली कर पाए होंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो क्वेश्चन था जीईएम से, हु जनरेट्स द कॉन्ट्रैक्ट ऑन जीईएम, तो कॉन्ट्रैक्ट जीईएम के अंदर हमेशा बायर जनरेट करता है। उसके बाद अगर हम बात करें एडवांस अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर, कस्टमर से हमें कुछ एडवांस अमाउंट मिला है, इज नॉट कंसिडर्ड एज सेल, बिल्कुल ठीक बात है। कैश सेटलमेंट को हम इग्नोर करते हैं। ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड व्हेन दे टेक्स प्लेस इन द पीरियड इन विच दे टेक्स प्लेस, नॉट व्हेन सेटलमेंट इन मनी टेक्स प्लेस। इट इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट, तो यहाँ पे अक्रूवल आपका बिल्कुल सही आंसर है। कैश सेटलमेंट को हम इग्नोर करते हैं, अगर कोई एडवांस भी आया है तो हम उसे तभी रिकॉर्ड करेंगे जब जिस पीरियड में वो फॉल कर रहा होगा। अक्रूवल कॉन्सेप्ट पे भी हमने रिवीजन क्लास में डिस्कस किया होगा, आप आई होप ये आपको इजीली क्लिक हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, द रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ मशीन, तो WDV दे रखी है एक मशीन की 12 लाख रुपए, ओरिजिनल कॉस्ट भी उसकी दे रखी है 20 लाख रुपीज, मतलब 20 लाख रुपए की मशीन को हम डेप्रिशिएट कर करके WDV पे लेके चले गए 12 लाख रुपए। इट इज सोल्ड फॉर 24 लाख रुपीज। तो जो 20 लाख रुपए की मशीन हमने खरीदी थी पहले, तो हम उसको 12 लाख रुपए पे डेप्रिशिएट करके लेके गए और उसके बाद उसको 24 लाख रुपए पे बेच दिया। तो इसका रिजल्ट क्या हुआ है, कितना कैपिटल प्रॉफिट कहें कितना रेवेन्यू प्रॉफिट कहें। तो जब 20 लाख रुपए पे आपने मशीन खरीदी थी, उसको धीरे धीरे डेप्रिशिएट करके आप 12 लाख रुपए पे लेके गए थे, तो ये 8 लाख रुपए आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर था। यहाँ पे जो WDV से ओरिजिनल कॉस्ट तक ले जाने पे जो आपका गेन हुआ है 8 लाख रुपए का, ये एक रेवेन्यू प्रॉफिट कहलाएगा, क्योंकि ऑलरेडी आप इसको रेवेन्यू एक्सपेंस मान चुके थे। पहले आपने इसको P&L में डेबिट किया था एक्सपेंस मान के, इसे हम आपका रेवेन्यू प्रॉफिट कहेंगे। उसके बाद ओरिजिनल कॉस्ट से जो ऊपर की वैल्यू आ रही है, जैसे कि 20 लाख आपकी ओरिजिनल कॉस्ट थी और 24 लाख रुपए आपकी सेलिंग प्राइस थी, तो 4 लाख रुपए जो एडिशनल आ रहे हैं ये आपका कैपिटल प्रॉफिट हो जाएगा। तो ये फोर्थ ऑप्शन आपका सही चॉइस है, कैपिटल प्रॉफिट ऑफ 4 लाख रुपीज, रेवेन्यू प्रॉफिट ऑफ 8 लाख रुपीज। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला इज करेक्ट फॉर द कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। ये हमने मल्टीपल टाइम्स लाइव क्लास में, रिवीजन क्लास में डिस्कस किया है कि कॉस्ट ऑफ द गुड्स का फॉर्मूला क्या होता है। तो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक आपका सही फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को कैलकुलेट करने का। फर्स्ट वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। हमने रेगुलर क्लास के अंदर भी ये वाला फॉर्मूला डिस्कस किया था कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कैलकुलेट करने का, और रिवीजन क्लास में भी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड पे हमारा डिटेल में डिस्कशन हुआ था। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो एक इनकम टैक्स का सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिया गया है। सेक्शन 28 से 44D तक इनकम टैक्स के कौन से हेड से रिलेट करता है, तो इसका सही आंसर है प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन। इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते टाइम आपको डिफिकल्टी आ सकती है अगर आपने ये वाला लेक्चर नहीं देखा हो हेड्स ऑफ इनकम का। इसके अंदर बिजनेस एंड प्रोफेशन का भी हेड कवर किया गया था। यहाँ पे सेक्शन 28 इसका चार्जिंग सेक्शन होता है बिजनेस एंड प्रोफेशन का, और अदर सेक्शंस लाइक 44AD 44ADA भी कवर किए गए थे। यहाँ से आपको क्लिक हो सकता था कि ये वाले जो सेक्शंस होते हैं ये बिजनेस एंड प्रोफेशन के अंदर आते हैं 28 से 44D वाले। रिवीजन क्लास में भी हमने टैक्स ऑडिट की बात करी थी जो बिजनेस और प्रोफेशन के केस में कंपलसरी हो जाती है। अगर प्रिस्क्राइब टर्नओवर एक्सीड होता है तो सेक्शन 44AB के अंदर ये भी बिजनेस एंड प्रोफेशन का ही सेक्शन है। तो शायद कुछ स्टूडेंट्स को यहाँ से क्लिक हुआ हो और वो आंसर कर पाए हो। नेक्स्ट इज द डेप्रिसिएशन ऑफ असेट इज कंप्यूटेड ऑन देयर। ऑब्वियसली जो डेप्रिसिएशन लगता है हमारी असेट पे वो हमेशा बुक वैल्यू पे लगता है, कभी भी मार्केट वैल्यू पे नहीं लगता है। फिर एक क्वेश्चन था बिल्स ऑफ एक्सचेंज से, तो हाउ मेनी पार्टीज आर इन्वॉल्व इन बिल्स ऑफ एक्सचेंज। इसका सही आंसर है 3।
तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज के अंदर पार्टीज होती हैं ड्रॉअर, ड्रॉई और पेई, 3 तरह की आपकी पार्टीज होती हैं। बिल्स ऑफ एक्सचेंज का कॉन्सेप्ट आपके एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट्स के अंदर बिल्स ऑफ एक्सचेंज वाले पीडीएफ में कवर्ड था। जिन लोगों ने ये पीडीएफ रेफर किया होगा वो डेफिनेटली आंसर कर पाए होंगे। देन वी हैव अ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायरेक्ट टैक्स, इनमें से कौन सा डायरेक्ट टैक्स है। तो ये बहुत ही क्लियरली पता चल रहा है कि इनकम टैक्स एक डायरेक्ट टैक्स है हमारा। ये हमने इनकम टैक्स के लेक्चर में इंट्रोडक्शन पार्ट में ही डिस्कस किया था कि टैक्स 2 तरह के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट टैक्स के अंदर इनकम टैक्स का एग्जांपल लिया था, तो ये आपको इजीली हो गया होगा। इसके बाद का क्वेश्चन था नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड। इसमें डेफिनेटली आप लोगों को दिक्कत आई होगी। आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं कि इसमें आपने क्या आंसर सेलेक्ट किया, मैं वहीं इसका आपको सही आंसर पोस्ट कर दूंगा। हालांकि हमने नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड रिविजन क्लास में भी एक क्वेश्चन किया था, पर ये जो एग्जाम में क्वेश्चन आया है और ये जो हमने किया था ये उतने डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, तो इस क्वेश्चन में आपको डेफिनेटली दिक्कत आई होगी सॉल्व करते टाइम। उसके बाद बात करें तो हमको ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक और परचेजेस दे रखे हैं। इन्फॉर्मेशन दे रखी है, गुड्स आर सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 30% ऑन कॉस्ट। तो प्रॉफिट इस बार 30% ऑन कॉस्ट दे रखा है, तो कॉस्ट को हम 100 मान लेते हैं, प्रॉफिट आपका हो गया है 30। कैलकुलेट द रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस की बात करिए, तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस निकालने के लिए हमको सबसे पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना पड़ेगा। वापस से एक लीडिंग क्वेश्चन, अभी थोड़ी देर पहले भी हमने देखा कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पे क्वेश्चन आया था, वापस से इनडायरेक्टली कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पे क्वेश्चन पूछा गया है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में अगर हम प्रॉफिट को प्लस कर देते हैं तो आ जाता है हमारा रेवेन्यू। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने का फॉर्मूला आपको डेफिनेटली आता होगा, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक हमको 2 लाख रुपए दिया गया है, परचेजेस हमारी 14 लाख हैं और क्लोजिंग स्टॉक हमारा 2.2 लाख है। तो इससे हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है वो आ जाएगा 13.8 लाख। इसमें अगर हम हमारा प्रॉफिट मार्जिन ऐड करते हैं जो कि डायरेक्टली हमको ऑन कॉस्ट ही गिवन है, तो ये 30% हम डायरेक्टली इसके अंदर ऐड कर देते हैं और हम आ जाएंगे अभी रेवेन्यू पे, जो कि हो जाता है आपका 17,94,000। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन पे आना और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पे आना हमने इस वाले रिवीजन क्लास के अंदर कवर किया था, जहाँ पे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालते टाइम हमने ये सिमिलर टाइप का रिलेशन यूज़ किया गया था। ये वाला रिलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, काफ़ी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये COGS का रिलेशन पूछा जा रहा है। आई होप आप ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाए हो। इसके बाद आता है विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट हैज़ अ क्रेडिट बैलेंस। तो इनमें से कौन से अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस होता है। तो कैरिएज इनवर्ड और कैरिएज आउटवर्ड ये दोनों एक तरह के एक्सपेंस होते हैं, तो ये तो हमेशा डेबिट बैलेंस वाले होते हैं, एक्सपेंसेस का बैलेंस हमेशा डेबिट होता है। रिटर्न इनवर्ड की अगर हम बात करें तो गुड्स रिटर्न हमारे पास होके आ रहे हैं, इनवर्ड हैं, तो मतलब पहले हमने सेल किया होगा, अब वो वापस हमारे पास आ रहे हैं, तो सेल्स रिटर्न का बैलेंस तो हमेशा डेबिट होता है क्योंकि गुड्स हमारे पास आ रहे हैं। रिटर्न आउटवर्ड की अगर हम बात करें तो ये परचेज रिटर्न का केस बन जाता है। पहले हमने गुड्स परचेज किए थे, अब गुड्स हमारे यहाँ से जा रहे हैं, तो ये परचेज रिटर्न है, इसका बैलेंस क्रेडिट होता है। परचेज का बैलेंस ऑब्वियसली डेबिट होता है, तो परचेज रिटर्न का बैलेंस क्रेडिट होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो बहुत ही एक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया गया गुड्स एंड सर्विस टैक्स से कि ये कब आया था, गुड्स एंड सर्विस टैक्स का एक्ट कब आया था। तो इसका 1 जुलाई 2017 बिल्कुल सही जवाब है। रिवीजन क्लास लेते टाइम पे सबसे पहला स्लाइड ही हमने जीएसटी का पढ़ा था कि 1 जुलाई 2017 को ये आया था। हालांकि हमने जीएसटी के अंदर तो जीएसटी टीडीएस तक कवर कर लिया था। मेजॉरिटी ऑफ द लोगों को ये भी पता नहीं होगा कि जीएसटी में भी एक तरह का टीडीएस होता है। सबको लगता है कि इनकम टैक्स में ही टीडीएस का टॉपिक आता है, पर जीएसटी से बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा गया और ये वाला आप आराम से अटेम्प्ट कर पाए होंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं गुड्स कैन बी परचेज्ड थ्रू जीईएम विदाउट GEM यानी कि गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस विदाउट इन्वाइटिंग कोर्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ अ सर्टिफिकेट टू बी रिकॉर्डेड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी अप टू द वैल्यू ऑफ 25,000 इसका सही आंसर है। बिना कोटेशन मंगवाए आप 25,000 रुपये तक का परचेज कर सकते हैं GEM पे। ये भी हमने रिवीजन क्लास के अंदर कवर किया गया था। हमने देखा था कि 25,000 तक हम किसी भी सप्लायर से बाय कर सकते हैं बिना कोटेशन मंगवाए। 25,000 से 5 लाख तक हमको
सेलर चाहिए होते हैं लोएस्ट प्राइस वाले, और 3 मैन्युफैक्चरर्स को कंसिडर करना पड़ता है, और 5 लाख से ज़्यादा हमने देखा था कि हमको कुछ टूल्स मैंडेटरी हो जाते हैं, रिवर्स ऑक्शन टूल और ऑनलाइन बिडिंग वाले। तो 25,000 इसका सही आंसर है। आई होप आप ये वाला क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर पाए होंगे। फिर बात करते हैं अगला एक और डायरेक्ट क्वेश्चन, जो लाइबिलिटी होती है सोल प्रोप्राइटर की, वो क्या होती है? तो वो अनलिमिटेड होती है। सिर्फ कंपनी की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है, LLP की भी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है, बाकी इनकी लाइबिलिटीज अनलिमिटेड होती है सोल प्रोप्राइटर्स की। नेक्स्ट क्वेश्चन में, द फॉर्म ऑफ एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड डिमांड फॉर ग्रांट शैल बी लेड डाउन टू द पार्लियामेंट बाय हुम। तो जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं और डिमांड फॉर ग्रांट्स होती है, वो तो कौन पार्लियामेंट के सामने यहाँ पे प्रेजेंट करता है? तो उसका सही आंसर है फाइनेंस मिनिस्टर। ये क्वेश्चन आपका जनरल फाइनेंशियल रूल्स से था। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रूल 52 में ये कवर्ड है कि ये फाइनेंस मिनिस्ट्री का काम है। फॉर्म ऑफ एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड डिमांड फॉर ग्रांट देना फाइनेंस मिनिस्ट्री का काम है। ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में डेफिनेटली आपको डिफिकल्टी आई होगी। मैं एक्सपेक्ट भी नहीं करता कि जनरल फाइनेंशियल रूल्स की एक एक चीज़ आप लोगों ने पढ़ी होगी, और ये क्वेश्चन मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स का गलत हुआ होगा या उन्हें अटेम्प्ट नहीं किया होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं एंटिसिपेट नो प्रॉफिट एंड प्रोवाइड फॉर ऑल द पॉसिबल लॉसेस। ये एक बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन दे दिया जिसका आंसर कंजर्वेटिज्म है। यहाँ पे हम प्रॉफिट्स को एंटिसिपेट नहीं करते पर लॉसेस को एंटिसिपेट करते हैं। हमने मल्टीपल टाइम्स इसके एग्जाम्पल्स और ये वाला कॉन्सेप्ट देखा है। इसको कंजर्वेटिज्म कहते हैं और इसका दूसरा नाम प्रूडेंस भी है। नेक्स्ट बात करते हैं तो फिर से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने का एक डायरेक्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के लिए ही आपसे 3 से 4 क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लिए गए हैं। इसका वापस हम वही फॉर्मूला लगाएंगे, ओपनिंग स्टॉक 17,000, एड परचेजेस 61,400, डायरेक्ट एक्सपेंस भी हम प्लस कर देते हैं 9,600, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अंदर नहीं आते हैं, माइनस क्लोजिंग स्टॉक 18,000, ये आ जाता है 70,000 आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट बात करते हैं, इफ द अमाउंट ऑफ एनी नोन लाइबिलिटी आपको पता है कि आने वाली है पर आप उसको एक्यूरेटली डिटरमाइन नहीं कर पा रहे हैं तो आप उसका प्रोविजन बना लेते हैं। फर्स्ट वाला ही आपका सही चॉइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है कि प्रॉफिट जो है वो आपका 50% ऑन सेल्स है। तो सेल्स को अगर मैं 100 मान लूं तो प्रॉफिट मेरा 50 हो जाता है। सेल्स में से अगर मैं मेरा प्रॉफिट माइनस कर देता हूं 50 का तो मेरी कॉस्ट आ जाएगी जो कि 50 होगी। ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द परसेंटेज ऑन कॉस्ट। तो प्रॉफिट भी मेरा 50 हो गया, कॉस्ट भी मेरी 50 हो गई। कहने का मतलब मेरा जो प्रॉफिट है वो 100% ऑन कॉस्ट है। तो फर्स्ट वाला चॉइस इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही इंटरेस्टिंग है जर्नल एंट्री के कॉन्सेप्ट पे। एन अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम सीमा हुज अकाउंट वाज प्रीवियसली रिटन ऑफ एज बैड डेब्ट्स। यहाँ पे आपको बैड डेब्ट्स और बैड डेब्ट रिकवरी का कॉन्सेप्ट आना चाहिए। शुड बी डेबिटेड टू कौन सा अकाउंट, अमाउंट रिकवर हुआ है सीमा से तो कौन से अकाउंट में डेबिट किया जाएगा। तो पहले मैं आपको एक बार स्टोरी बना के इसका कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कि इसको आप जल्दी कैसे कर सकते थे। तो देखो, कोई अमाउंट रिसीव हुआ है सीमा से, क्यों हुआ है? क्योंकि पहले वो बैड डेब्ट में जा चुका था, मतलब डूब गया था पैसा। तो पैसा तो तब डूबेगा जब मुझे किसी पर्सन से लेना होगा। पहले मैं किसी पर्सन से पैसा मांगता हूँगा तभी डूबेगा। और क्यों लेना होगा? क्योंकि ऑब्वियसली मैंने उसको पहले कुछ सेल किया होगा बिजनेस के अंदर। तो जब मैंने सीमा को सेल किया था तो मैंने क्या एंट्री करी होगी? सीमा को डेटर बना लिया होगा, सीमा अकाउंट डेबिट टू सेल्स। दूसरी एंट्री मैंने करी होगी जब मुझे सीमा ने बताया होगा कि पैसे नहीं आने वाले हैं, तो मैंने इसको बैड डेब्ट्स बुक कर लिया होगा, बैड डेब्ट्स डेबिट, और सीमा को मेरी बुक्स में से हटा दिया होगा टू सीमा क्रेडिट। तीसरी एंट्री तब होगी जब पैसा रिकवर अगर हुआ तो इस केस में तो पैसा रिकवर हो गया है। तो अब पैसा अगर रिकवर होगा तो भाई सीधी सी बात है, पहले कैश अकाउंट डेबिट पैसा आ रहा है टू बैड डेब्ट्स रिकवर्ड करके मैं एक अकाउंट बना लूंगा, इसको क्रेडिट कर दूंगा। बैड डेब्ट्स एक तरह का एक्सपेंस अकाउंट होता है, इसलिए इसको डेबिट किया जाता है। जब भी एक्सपेंस बढ़ते हैं वो डेबिट होते हैं, जब भी इनकम होती है वो क्रेडिट होती है। तो जब बैड डेब्ट की रिकवरी हुई तो मुझे इनकम हुई है। जब बैड डेब्ट हुआ था तब खर्चा था, तो बैड डेब्ट की रिकवरी अब इनकम है। यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट हुआ है क्योंकि पैसा आ रहा है। यहाँ पे आपका सही आंसर होगा थर्ड ऑप्शन, कैश अकाउंट। अब काफ़ी स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम हुई होगी कि सर इतनी लंबी स्टोरी वहाँ पे एग्जाम में बैठ के कौन याद करेगा। तो ये स्टोरी हमको नहीं याद करनी थी, इसको आप डायरेक्टली एनालिटिकल वे में भी सोच सकते थे कि एन अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम सीमा, पैसा आ रहा है, बात खत्म हो गई, कैश अकाउंट ही डेबिट होगा। या तो कैश अकाउंट डेबिट होगा या बैंक अकाउंट डेबिट होगा, क्योंकि पैसा आ रहा है। बैंक अकाउंट
ऑप्शंस में है नहीं तो आपको मिला यहाँ पे कैश अकाउंट, तो यही आपका आंसर हो गया। जब भी कैश बढ़ता है, बैंक बढ़ता है, वो हमेशा डेबिट होता है। ये हमने मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग के अंदर पढ़ा है। पहली लाइन से ही आपको यहाँ पे क्लियर हो जाना चाहिए था कि कैश अकाउंट ही डेबिट होगा अगर आप कॉन्सेप्ट पे जाते तो। पर ये थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन डेफिनेटली हो गया होगा काफ़ी स्टूडेंट्स के लिए। बहुत लोगों ने यहाँ पे सीमा अकाउंट को डेबिट कर दिया होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन टैक्सेशन से रिलेटेड था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लेविड बाय द स्टेट गवर्नमेंट ओनली। तो ये एंटरटेनमेंट टैक्स ही एक टैक्स होता है जो स्टेट गवर्नमेंट लगाती है। नेक्स्ट आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग रिलेटेड का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। एक सोल प्रोपराइटर था जिनने 1 लाख रुपए निकाल लिए अपने बिजनेस से, तो 1 लाख रुपए पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगेगा। कब निकाले? 31 जनवरी 2023 को निकाले। तो पहले फाइनेंशियल ईयर की बात कर लेते हैं। इनका फाइनेंशियल ईयर चल रहा होगा 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023। ये इनका फाइनेंशियल ईयर चल रहा होगा 22 से 23। इन्होंने निकाले हैं 31 जनवरी को 2023। अब फाइनेंशियल ईयर खत्म होने में टाइम ही कितना बाकी है? तो 2 महीने बाकी हैं। एक तो फरवरी 2023 और एक मार्च 2023, क्योंकि ये जनवरी वाला मंथ तो खत्म हो चुका है, इनने 31 को निकाले हैं। तो हमको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना है 12% पर एनम की रेट से फॉर द ईयर 2022-2023। तो जब निकाले ही 31 जनवरी को है तो उसका इंटरेस्ट कब से लगेगा? फरवरी और मार्च को लगेगा। तो 1 लाख इंटू 12% इंटू 2 मंथ्स बाय 12 मंथ, सिर्फ 2 महीने का उनसे इंटरेस्ट लेना होगा। तो इसका 2000 सही जवाब है। सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट चॉइस है। अगला क्वेश्चन ऑडिट से पूछा गया था कि प्राइमरी फंक्शन ऑफ ऑडिट क्या होता है। काफी सारी चॉइसेस दे रखी थी। टू वेरीफाई द एक्यूरेसी एंड कंप्लीटनेस ऑफ अकाउंट्स, बिल्कुल ये ऑडिट का एक फंक्शन है। टू सिक्योर दैट ऑल द रेवेन्यू एंड रिसिप्ट्स कलेक्टेड आर ब्रॉट टू द अकाउंट्स अंडर प्रॉपर हेड, बिल्कुल ठीक बात है। To ensure that all the expenditure and disbursement are authorized, vouched and correctly classified, ये तीनों के तीनों ऑडिट के फंक्शंस हैं। तो यह आपका 4th वाला जो ऑप्शन है ये सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कौन सी करंट लायबिलिटी नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज अ करंट लायबिलिटी। तो इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग ऑन डिवेंचर्स, भाई डिवेंचर तो लॉन्ग टर्म होते हैं पर उन पे जो इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है वो तो आपको अभी का अभी पे करना है। कंटिंजेंट लायबिलिटी, ये तो कोई लायबिलिटी बुक्स के अंदर आती ही नहीं है, तो करंट लायबिलिटी होगी कैसे? तो यही इसका सही आंसर है। बिल्स पेबल और ट्रेड क्रेडिटर बिल्कुल करंट लायबिलिटी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मैनेजरियल रेम्यूनरेशन पे था। यहाँ पे अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट को, इन तरह के क्वेश्चन में अकाउंटिंग और कॉन्ट का कॉन्सेप्ट मिक्स्ड होता है, तो आप यहाँ पे एनालिटिकली भी सोचोगे तो ये आपका पॉसिबल है करना। अब मैनेजर ऑफ अ फर्म इज एंटाइटल्ड टू कमीशन ऑफ 5% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। पहले कुछ नेट प्रॉफिट आया होगा, उसके बाद कमीशन चार्ज की होगी, फिर नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन आया होगा। तो हमको जो 5% दे रखा है वो नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन पे दे रखा है, इस वाले अमाउंट पे दे रखा है, कमीशन का 5% का अमाउंट। नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन इज 42,000, तो नेट प्रॉफिट हमको 42,000 दे रखा है जो कि बिफोर चार्जिंग था, मतलब अभी तक इसमें से कमीशन कटा नहीं है। कमीशन कटेगा फिर जो अमाउंट आएगा उस पे हमको 5% का दे रखा है। यहाँ पे आपको एनालिटिकली भी सोचना पड़ेगा। वी नीड टू कैलकुलेट द कमीशन ऑफ मैनेजर, हमको कमीशन का अमाउंट निकालना है कि ये 5% कितना होता है। तो जैसा कि हमने पहले भी अभी क्वेश्चंस में डिस्कस किया कि जिस पे भी परसेंटेज दे रखा है उसको 100 मान लो। तो किस पे परसेंटेज दे रखा है? नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन को। तो 5% किस पे है? नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन वाले नेट प्रॉफिट को आप 100 मान लो। कमीशन का अमाउंट 5% आपको इस पे दे रखा है, तो आपका नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कितना हो जाएगा? 105 के बराबर हो जाएगा। तो 40,000 हमको दे रखा है बिफोर चार्जिंग सच कमीशन वाला नेट प्रॉफिट, जो 105 के बराबर हो जाएगा। तो हमारा कमीशन अमाउंट कितना हो जाएगा? इंटू 5 करके हम देख लेते हैं। 42,000 डिवाइडेड बाय 105 इंटू 5, दैट कम्स टू 2,000 रुपीज़। तो यहाँ पे आपका जो फर्स्ट वाला चॉइस है ये करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फिर जीईएम पे था। एज पर द जीएफआर रूल्स हु हैज बीन गिवन द फुल पावर टू मेक देयर ओन अरेंजमेंट्स फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट आर नॉट अवेलेबल ऑन जीईएम। तो जीईएम पे जो गुड्स अवेलेबल नहीं है उनका प्रोक्योरमेंट कौन डिसाइड करेगा? तो कंसर्न मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट ही डिसाइड कर लेगा। ये जीईएम से क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन में दे रखा है इफ एन अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इज फ्री फ्रॉम एरर्स, कोई भी एरर नहीं है, देन विच क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स इज रिफ्लेक्टेड।
तो यहाँ पे देखने पे हमको इजीली समझ में आ जाएगा कि रिलायबल है कि नहीं। रिलायबल तब होगी जब वो एरर से फ्री होगी, तो यहाँ पे रिलायबिलिटी इसका सही आंसर है, थर्ड ऑप्शन। या आपके पीडीएफ के अंदर भी कवर्ड था कि यहाँ पे बात एक्यूरेसी की होती है, एरर फ्रीनेस की बात होती है रिलायबिलिटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि अंडर सेक्शन 146 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 एन ऑडिटर हैज द राइट टू अटेंड एनी जनरल मीटिंग। तो ऑडिटर को राइट है जनरल मीटिंग जो होती है कंपनी की वो अटेंड करने का। तो कौन कर सकता है? क्या ऑडिटर ही कर सकता है या ऑडिटर के बिहाफ पे भी कोई कर सकता है? इसका सही आंसर होगा फोर्थ वाला, या तो ऑडिटर खुद कर सकता है या फिर उसका ऑथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव भी कर सकता है, पर वो भी क्वालिफाइड होना चाहिए ऑडिटर बनने के लिए। इसके अंदर स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आई होगी, ये वाला कॉन्सेप्ट हमने नहीं कवर किया था। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन था वो बिल ऑफ एक्सचेंज से था। यहाँ पे आपको एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछ लिया था बिल ऑफ एक्सचेंज पे। तो कमेंट सेक्शन में मुझे इसका आंसर बताइएगा कि आपने क्या मार्क किया, फिर हम इसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में। ये वाले क्वेश्चन में मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स को दिक्कत आई होगी, ये कॉन्सेप्ट मेरे एंड से भी कवर्ड नहीं था। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछा गया डेप्रिसिएशन पे कि डेप्रिसिएशन इज अपीयरिंग इन द ट्रायल बैलेंस ऑफ द फर्म। पहले बात करते हैं कि ट्रायल बैलेंस में क्या क्या आ सकता है। तो टीबी में वो आ सकता है जो सबसे पहले लेजर में आया हो। अब लेजर तो सिर्फ पोस्टिंग है, लेजर में कहाँ से आएगा? जर्नल से आएगा। तो कहने का मतलब कि एक एंट्री तो जर्नल में हो चुकी है, तभी ये डेप्रिसिएशन ट्रायल बैलेंस में आ रहा है। डेप्रिसिएशन की क्या एंट्री होती है? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट अकाउंट। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया एट द टाइम ऑफ प्रिपेयरिंग एनुअल अकाउंट, जब आप अपना P&L बैलेंस शीट बना रहे होंगे तब अब इस डेप्रिसिएशन को कहाँ शो करना रहेगा? तो सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करना रहेगा। फर्स्ट वाला इसका सही आंसर है। अब जो ये डेप्रिसिएशन का अकाउंट आपने खोल दिया है, इसको आप P&L से राइट ऑफ कर देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। सारे एक्सपेंस अकाउंट, सारे इनकम अकाउंट्स P&L में जाके क्लोज हो जाते हैं, क्योंकि आप फर्स्ट एंट्री ऑलरेडी कर चुके हैं, तभी वो आपके टीबी में दिख रहा है, ट्रायल बैलेंस में दिख रहा है। इसीलिए इसका कोई भी इंपैक्ट बैलेंस शीट पे नहीं जाएगा, ऑलरेडी यहाँ पे जा चुका है। फिक्स्ड एसेट को आप ऑलरेडी कम कर चुके हो। नेक्स्ट एक काफी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछा गया जिसमें बहुत स्टूडेंट्स को डाउट था, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन विल अफेक्ट द करंट रेशो। तो करंट रेशो को कौन सा ट्रांजेक्शन अफेक्ट करेगा? करंट रेशो की बात करें तो वो रेशो जो करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी से बनता है। करंट एसेट हमारी एक साल से अंदर वाली एसेट जो एक साल के अंदर रियलाइज हो जाएगी। करंट लायबिलिटी हमारे वो ऑब्लिगेशन जो हम एक साल के अंदर सेटल कर देंगे। पहला ट्रांजेक्शन दे रखा है डिबेंचर्स इशूड इन कंसिडरेशन ऑफ मशीनरी परचेज्ड। डिबेंचर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है, मशीनरी जो है वो फिक्स एसेट है। तो करंट रेशो पे तो कोई इंपैक्ट इस ट्रांजेक्शन का नहीं आएगा। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर इनटू इक्विटी शेयर। तो यहाँ पे भी दोनों लॉन्ग टर्म है, डिबेंचर और इक्विटी, इसका भी कोई इंपैक्ट यहाँ पे करंट रेशो पे फॉल नहीं करेगा। नेक्स्ट परचेज्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। अब इस टाइप के क्वेश्चन में आपको हिट एंड ट्रायल करके देखना पड़ता है ताकि आपको इजीली ये समझ में आ जाए। मान लो आपके करंट एसेट चल रहे हैं 100 रुपीज़ के, करंट लायबिलिटी चल रही है आपकी 60 रुपये की। तो करंट रेशो इस केस में आ जाएगा आपका 100 डिवाइडेड बाय 60, दैट इज 1.66। ये आपका करंट रेशो आ गया। अब यहाँ पे हम हिट एंड ट्रायल करके देख लेते हैं कि परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, हमने गुड्स परचेज किए क्रेडिट पे। तो अगर गुड्स परचेज किए तो सबसे पहले तो हमारी इन्वेंट्री बढ़ गई होगी। मान लो 10 रुपये के परचेज किए थे और क्रेडिट पे परचेज किए तो हमारी लायबिलिटी भी बढ़ गई होगी, तो करंट लायबिलिटी भी बढ़ेगी 10 से। तो अब नया करंट एसेट कितना हो गया 110 का, और नई लायबिलिटी कितनी हो गई 70 की। तो 110 को जब आप 70 से डिवाइड करोगे 1.66 नहीं आएगा, 1.57 आ जाएगा। कहने का मतलब आपका करंट रेशो यहाँ पे चेंज हो गया। तो इस ट्रांजेक्शन से आपका करंट रेशो चेंज हो रहा है, ये सही आंसर है। नेक्स्ट वाला भी ट्राई कर लेते हैं, गुड्स सोल्ड फॉर कैश। यहाँ पे हमने गुड्स बेचे हैं और कैश यहाँ पे आया है। तो कहने का मतलब दोनों जो इम्पैक्ट हुए हैं वो सिर्फ आपके करंट एसेट पे पड़े होंगे। 100 का आपका करंट एसेट था, आपने गुड्स बेचे तो गुड्स चले गए होंगे 10 के, और आपके पास कैश आ गया होगा 10 का। तो अल्टीमेटली आपका करंट एसेट तो 100 ही है और करंट लायबिलिटी भी आपका 60 का 60 ही रहेगा, तो वापस 1.66 ही आएगा इससे। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया थर्ड, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड एक क्वेश्चन आपके टेस्ट के अंदर कवर्ड था, रेशियो एनालिसिस कॉन्सेप्ट का जो आपका टेस्ट डला हुआ है उसके अंदर इसी कॉन्सेप्ट पे आपको ये वाला क्वेश्चन डला हुआ था। अगर आपने ये क्वेश्चन सॉल्व किया है तो ये वाला भी आपसे सॉल्व हो गया होगा डेफिनेटली। तो आई होप आपका पेपर अच्छा गया होगा सभी का। अकाउंटिंग के अंदर यहाँ पे बहुत ही बड़ा एक वेटेज पूछा गया था और एग्जाम का लेवल इस तरह से दिया गया था।
तो ऑल द वेरी बेस्ट सभी स्टूडेंट्स को। आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं जिस भी टीम मेंबर से आप कनेक्टेड हैं, या फिर कमेंट सेक्शन में आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं कि कहाँ कहाँ पे आपको कौन से क्वेश्चंस में दिक्कत आई एग्जाम में, किस पार्ट को आप इजीली अटेम्प्ट कर पाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Join iExamBee and prepare 50% faster.